आई जस्ट विश कि वह अपने मॉम, डैड और ब्रदर के साथ उसी दिन मर। और इससे पहले कि निक आगे कुछ कह पाता, तभी अचानक ही क्रिश की गरजती हुई और दहाड़ती हुई आवाज उस कमरे में गूंज गई। निक, अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तो, कहते हुए क्रिश के हाथ निक को थप्पड़ मारने के लिए हवा में ही उठ गए थे, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने हाथों को रोक लिया और अब अपनी जलती हुई निगाहों से निक को देखने लगा। और क्रिश के अचानक इतना जोर से चिल्लाने पर निक पूरी तरह से घबरा गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे क्रिश से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि क्रिश ने आज तक उसे डांटा भी नहीं था। और अब क्रिश उस गुस्से से अपना हाथ वापस नीचे रखकर दांत पीसते हुए निक से बोला, बस बहुत हो गया निक, अब मैं तुम्हारी जुबान से एक भी फालतू शब्द अपनी फायरफ्लाई के लिए नहीं सुनूंगा। भूलो मत, तुम जिसे वह लड़की कर रहे हो, वह मेरी वाइफ है और तुम्हारी भाभी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के लिए उल्टी सीधी बातें सोचने तक की। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। निक, क्या तुम सचमुच मेरे भाई हो? तुम जिस चीज का भी इल्जाम उस लड़की पर लगा रहे हो, उसकी जिम्मेदार वह नहीं है। और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। बचपन में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था, यह एक हादसा था। और उस दिन सिर्फ तुम तकलीफ में नहीं थे, बल्कि वह लड़की खुद भी थी। हाँ, मैंने मॉम, डैड और अपनी फैमिली को सजा दी, लेकिन क्यों दी, इसका कारण तुम अच्छे से जानते हो। जो भी गलती करेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि यह किंग का फैसला है और इसमें मेरी फायरफ्लाई का कोई हाथ नहीं है। डैड को सजा मिली क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं संभाली। मॉम को सजा मिली क्योंकि उन्होंने अपने घर की इज्जत, अपने घर के मेंबर को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था, जबकि मेरी गैर हाजिरी में उसको संभालने की जिम्मेदारी भी मॉम की थी। और यही सजा मैंने अपनी वाइफ के साथ खुद को भी दी थी, क्योंकि फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी जो मैं अपनी फैमिली को सही रास्ते पर नहीं ले जा सका। और रही बात रॉकी की, तो फायरफ्लाई की जिम्मेदारी रॉकी से भी पहले मेरी थी। वह बचपन से मेरी फियांसी थी। इसके बावजूद मैंने उसे रॉकी के लिए सैक्रिफाइस करना चाहा, लेकिन बहुत जल्द मुझे यह एहसास हुआ कि वह मुझसे प्यार करती है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे मेरे साथ रहना जरूरी था। इस बात को रॉकी भी समझता था। और फाइनली जब वह मेरी वाइफ बनी, रॉकी ने उसके साथ बदतमीजी की, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ देता? क्या यह मेरी वाइफ के साथ नाइंसाफी नहीं होती? और रही बात रॉकी की आंखों में आंसू की, तो यह आंसू उसकी जिद के कारण है। इसमें मेरी फायरफ्लाई का कोई दोष नहीं है। इनफैक्ट आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, पहले से काफी हद तक इम्प्रूव कर चुके हो। इसकी सबसे बड़ी वजह वही लड़की है और तुम उसे मनुष्य कह रहे हो। तुम हर बात को सही से जानते हो, इसके बावजूद तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा है। तुम्हें लगता है मैं अपने भाइयों को प्यार नहीं करता? तो एक बात याद रखो, आज तक मैंने अपने भाइयों के लिए ही सब कुछ किया था, लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचा था कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास कभी मेरे लिए वक्त था ही नहीं। मैंने हर पल तुम्हारी जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी निभा रहा हूँ। लेकिन अब मेरी लाइफ में मेरी वाइफ भी है और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मेरा सही और गलत को लेकर है। जो भी गलतियां करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो। तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसी घटिया सोच रखते हो, यह जानकर मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम कहते हो तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन मेरी वाइफ के लिए तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि तुम मुझसे भी नफरत करते हो। तुमने आज मेरी वाइफ के लिए जो कुछ भी कहा, निक, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा।
और इसलिए आज से और अभी से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। और क्रिश की यह बात सुनकर निक काफी हैरान था। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वह जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तभी क्रिश उसे अपना हाथ दिखाकर आगे कहने से रोक देता है और अब वह चिल्लाते हुए बोला, अब से तुम सिर्फ मेरे मॉम डैड के छोटे बेटे हो। तुम्हारा मुझसे और मेरी वाइफ से कोई रिश्ता नहीं है। अब से और अभी से तुम मेरे सामने रहकर भी मेरे सामने नहीं होंगे, क्योंकि अब तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। मैं तुमसे खुद को ब्रदर कहने का हक छीनता हूँ और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? और इतना कहकर क्रिश गुस्से से स्टडी रूम से बाहर चला गया था। लेकिन क्रिश के जाने के बाद निक की आंखों से आंसू बहने लगे थे। फ्लैशबैक खत्म, प्रेजेंट टाइम स्टार्ट। निक अपने कमरे की बालकनी में बैठे इन सभी चीजों को सोच रहा था और उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, क्योंकि क्रिश ने सचमुच उससे रिश्ते तोड़ दिया था। वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था और यह बात निक को भी काफी तकलीफ दे रही थी, क्योंकि क्रिश ने हमेशा उसके लिए एक पिता की भूमिका निभाई थी। जब राहुल यहाँ नहीं था, निक के लिए क्रिश सिर्फ उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि फादर की जगह पर था और इसलिए उसे अपने दिल में काफी दर्द हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में आशी और नताशा अभी भी दुल्हन के कॉस्ट्यूम में कुछ छोटे छोटे रिचुअल कर रही थी, जो कि अब कंप्लीट हो गए थे। इसलिए ऐना दोनों को देखते हुए बोली, नताशा, आशी, तुम लोग काफी थक गए होंगे, शाम तो हो ही चुकी है। तुम लोग एक काम करो, गेस्ट रूम में जाकर आराम करो। मैं तुम लोगों के लिए खाना कमरे में ही भिजवा देती हूँ। तब तक मैं तुम्हारे कमरे को अच्छे से रेडी करवा देती हूँ। गौरी, अपनी दीदी को लेकर जाओ बेटा, कहते हुए ऐना गौरी को ऑर्डर देती है। जी आंटी जी, चलिए दीदी, कहते हुए गौरी आगे आई और नताशा और आशी को अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन तभी अचानक ही हॉल में राका और याना एंटर करते हैं। राका और याना को देखकर घर के सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब समर हैरानी से आगे आते हुए राका और याना को देखते हुए बोला, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ राका और याना, तुम लोग? इससे पहले कि समर अपनी बात पूरी करता, राका एक नजर याना को देखते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही देख रहे हो समर, मैंने और याना ने शादी कर ली है। हम दोनों ने अभी अभी कोर्ट मैरिज की है। और राका की बात सुनकर याना कोई जवाब नहीं देती, वह अपना सर झुकाकर खड़ी थी। दरअसल राका और याना इस वक्त क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस में थे। याना ने एक व्हाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था। उसके स्तर पर एक हेड था, हाथों में व्हाइट कलर के बड़े बड़े ग्लव्स, जिन्हें देखकर ही बताया जा सकता था कि दोनों ने शादी कर ली। और तभी ऐना हैरानी से आगे आते हुए बोली, राका, तुम दोनों ने अचानक शादी कर ली, यह सब कैसे हुआ? ऐना की बात सुनकर राका ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, दरअसल मैं और याना कुछ दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आज फाइनली शादी कर ली। और राका की बात सुनकर घर में सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। अब ऐना मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज एक साथ तीन तीन बहुएं मेरे घर में आई है। मैं तुम सभी के लिए बहुत खुश हूँ। गौरी, याना को भी अपने साथ गेस्ट रूम में ले जाओ, ताकि मैं राका के कमरे को भी याना के रहने के अकॉर्डिंग बनवा सकूं। याना बिना कुछ बोले चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी थी। वह वहां से जाने लगी, तभी राका ने उसे वार्निंग लुक दिया, जैसे वह उससे कह रहा हो कि खबरदार जो किसी से कुछ भी कहा। और अब गौरी मुस्कुराकर याना, आशी, नताशा के साथ गेस्ट रूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में तीनों दुल्हन कमरे में आ चुकी थी और अब तीनों ही बेड पर बैठी हुई थी। नताशा और आशीष सवालिया नजर से याना को देख रही थी। और अब
आशी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, याना, एक बात बताओ, उस दिन तो मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारे और राका भैया के बीच कुछ चल रहा है, तो तुमने मना कर दिया था। तो आज अचानक यह शादी कैसे? आशी के सवाल पूछने पर गौरी और नताशा भी हाँ में सर हिलाते हैं, जैसे उन्हें भी यही बात जाननी थी। और अभी याना थोड़ा नर्वस होते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी। याना शादी के फंक्शन को छोड़कर गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकली थी, जहां एक नर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। याना जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस नर्स से मिली। हेलो जूली, मैं आ गई। सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं ना? देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। बस डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रही है। उनके फ्री होते ही तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर नर्स जूली याना को अपने साथ ले गई और वह उसे एक कमरे में लाकर उसे अस्पताल का गाउन देते हुए बोली, तुम यह गाउन पहनकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं बाहर का काम देखती हूँ। नर्स के गाउन देने पर याना अपने कांपते हाथों से वह गाउन ले लेती है और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस वक्त वह जिस कमरे में थी उसके ठीक सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। याना ने अपनी पार्टी वियर गाउन को खोला तो वह अपने इनर वियर पहने आईने के सामने खुद को निहार रही थी। तभी उसकी नजर अपने नवल के ठीक बीच एक मेहंदी आर्ट पर गई, जहां राका ने अपना नाम लिखा हुआ था। और इसे देखते हुए याना को राका की कही हुई बात याद आ गई, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी बॉडी पर मेरा हक है, क्योंकि तुम मेरी सर्वेंट हो और मैं तुम्हारा मालिक। याना के हाथ अपने आप राका के उस नाम पर चले गए और अब वह अपनी गीली आंखों से उस जगह को देखते हुए अपने आप से बोली, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हाथ का रिमोट कंट्रोल नहीं बनने दूंगी। फ्यूचर में यह लोगों की गालियां सुने और इसी लाइफ एक अनाथ बच्चों की तरह हो। इससे अच्छा है कि यह वापस भगवान के पास चला जाए, क्योंकि यहाँ यह सिर्फ एक गरीब का बच्चा बनकर रह जाएगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें जाना होगा। इतना कहकर याना भारी दिल से हॉस्पिटल का गाउन पहन लेती है और यहाँ हमें समझ में आता है याना प्रेग्नेंट है और वह अपना अबॉर्शन करवाने आई है। यह फैसला याना के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन वह जानती थी राका उसे कभी प्यार नहीं करता, बल्कि उसका बच्चा राका के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, ताकि वह इसके जरिए याना को कंट्रोल कर सके। शायद वह नहीं चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में राका को पता चला कि याना प्रेग्नेंट है। वह भी परेशान ही था। तभी अचानक ही उसका फोन रिंग होता है। यह वही बॉडीगार्ड था जिसे राका ने याना के पीछे उसकी जासूसी के लिए भेजा था। उस बॉडीगार्ड का नंबर देखते ही राका ने जल्दी से फोन उठाया। हाँ बोलो, क्या खबर है? बॉस, याना मैडम यहाँ अस्पताल में आई है और इस वक्त एक वार्ड में अस्पताल के गाउन में बैठी हुई है। अपने बॉडीगार्ड की बात सुनकर राका थोड़ा हैरान हुआ और उसने बॉडीगार्ड से पूछा, व्हाट, हॉस्पिटल गाउन में? लेकिन क्यों, क्या हुआ है उसे? वह तो मुझे नहीं पता, बस लेकिन मैंने अभी उन्हें एक नर्स से बात करते हुए सुना कि डॉक्टर सर्जरी कर रही है। फ्री होते ही वह याना मैडम का ट्रीटमेंट करेगी। कहते हुए बॉडीगार्ड कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके ठीक सामने याना एक वार्ड में थी और अब बॉडीगार्ड की बात सुनकर न जाने क्यों राका का दिल जोरों से धड़क रहा था। सुनो, जल्दी पता करो वह वहां क्यों गई है और मुझे इन्फॉर्म करो। उस नर्स से पता करने की कोशिश करो, वह जानती होगी, समझे? यस बॉस, कहकर बॉडीगार्ड ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब वह उस नर्स के पीछे पीछे चला गया। एक सुनसान कॉरिडोर वाले इलाके पर जाकर बॉडीगार्ड ने अचानक ही नर्स के सर पर बंदूक तान दी।
अचानक अपने सर पर बंदूक देखकर नर्स काफी घबरा गई। कौन हो तुम? प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मारूंगा, अगर तुम मुझे सच सच जवाब दोगी। वह लड़की जो तुम्हारे साथ थी, याना लुइस, वह यहाँ किस चीज का ट्रीटमेंट लेने आई है? और उसने अस्पताल का गाउन क्यों पहना है? बिना ड्रामा किए सब कुछ सच सच बोलो, वरना। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैं सब सच बताती हूँ। वह लड़की प्रेग्नेंट है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, तो इसलिए वह अबॉर्शन कराना चाहती है। बस इसलिए वह यहाँ आई है। नर्स की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने तुरंत ही राका को कॉल किया और उसे इस बारे में बताया। पूरी बात जानने के बाद राका के पैरों तले जमीन निकल गई। अब राका को याना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी और उसने दांत पीसते हुए अपने आप से कहा, याना लुइस, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर राका ने अपने बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, सुनो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब राका के ऑर्डर पर बॉडीगार्ड ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने नर्स को धमकी देकर एक बेहोशी का इंजेक्शन याना को लगाने के लिए कहा। नर्स ने अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल वैसा ही किया। ट्रीटमेंट के नाम पर याना को इंजेक्शन लगा दिया गया और देखते ही देखते याना बेहोश हो गई। बॉडीगार्ड याना को अस्पताल के इस वार्ड में सुरक्षित रखता है। यहाँ दूसरी तरफ क्रिश और रॉकी की शादी कंप्लीट होने के बाद मामले को अच्छे से हैंडल करने के बाद राका तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल गया और कुछ देर में वह अस्पताल पहुंच चुका था। राका जैसे ही अस्पताल पहुंचा, उसकी नजर सामने बेड पर बेहोश याना पर गई, जिसे देखते हुए राका ने बॉडीगार्ड से पूछा, इसे होश कब आएगा? बस नर्स ने बताया था कि 4 घंटे बाद होश आ जाएगा। 4 घंटे बीत चुके हैं, इसे कभी भी होश आ जाएगा। बॉडीगार्ड की बात सुनकर राका ने उसे बाहर जाने का इशारा किया और बॉडीगार्ड चुपचाप वहां से चला गया। कुछ ही देर में याना को होश आने लगा। उसे अपना सर भारी लग रहा था, उसकी आंख ठीक से खुल नहीं पा रही थी और अचानक ही किसी ने उसके चेहरे पर एक जग पानी उड़ेल दिया। आह! ये क्या बदतमीजी है! कहते हुए याना ने जैसे ही अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। राका, तुम यहाँ? इससे पहले इससे आगे याना कुछ कह पाती, तभी अचानक ही राका ने गुस्से में उसके बालों को पीछे से मुट्ठी से भर लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा, हाँ स्वीटहार्ट, मैं। क्या हुआ? मेरा यहाँ आना तुम्हें सोचा नहीं था ना? तुम्हें क्या लगा मेरी जानकारी के बगैर तुम मेरे बच्चे को मार दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत याना लुइस कि तुम मेरी जानकारी के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लो। आखिर समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करने की? बोलो, जवाब दो मुझे। और राका की गुस्से भरी आवाज को सुनकर याना अपनी आंखों में आंसू लिए अपने हाथों से राका की मुट्ठी से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, राका, छोड़ो मुझे। तुम होते कौन हो मुझसे यह सवाल पूछने वाले? हाँ, मैं इस बच्चे को मारना चाहती हूँ क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ अगर यह बच्चा इस दुनिया में आएगा तो तुम इसका इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ना तो तुम्हें इस बच्चे को कोई लगाव है और ना ही मुझे, क्योंकि यह बच्चा प्यार की नहीं बल्कि जबरदस्ती की निशानी है। तुम जिस तरह मुझे हर्ट करते हो, मैं किस तरह से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे को करोगे तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए, मुझे या मेरे अंदर पल रहे बच्चे से कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तुम मुझे प्यार नहीं करते, मेरी इज्जत नहीं और मेरी फिक्र भी नहीं करते हो, तो मेरे बच्चे की क्या करोगे?
कल को लोग इसे इसके बाप का नाम पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम मेरे बॉडी को यूज करना चाहते हो, आज नहीं तो कल तुम्हारा दिल भर जाएगा। उसके बाद इस बच्चे का क्या होगा? कौन अपनाएगा इसे और मुझे? मेरा बच्चा अनाथों की तरह रास्ते पर भीख मांगेगा, जो लोगों की गालियां सुनेगा। इसे जीते जी नरक भरी जिंदगी मिलेगी। अनाथ कहलाने से अच्छा है कि मैं इसे पैदा होने से पहले ही मार दूं। इन शब्दों को कहते हुए याना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका गला भरा हुआ था और उसकी बातों को सुनकर राका की पकड़ अचानक ही उसके बालों पर ढीली पड़ गई और अब उसने गुस्से से याना के बालों को झटक कर अपने कदम बाहर बढ़ा दिए। अब उसके कानों में याना की बातें गूंज रही थी कि उसका बच्चा अनाथ कहलाएगा और काफी सोचने के बाद राका ने याना से शादी करने का फैसला लिया। हालांकि याना यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राका ने उससे जबरदस्ती शादी की। प्रेजेंट टाइम। इन बातों को सोचते हुए याना अपनी ही कश्मकश में खोई हुई थी, लेकिन फाइनली उसने कोई ना कोई बहाना बनाकर सभी लड़कियों का मुंह बंद करवा दिया था। रात का वक्त सभी दुल्हन का खाना एक ही कमरे में गया, जिसे सभी लड़कियां हंसी मजाक करते हुए खाने लगी, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी खुशी आने वाली थी। जब वह अपने अपने पति के सामने जाती, नताशा और याना काफी नर्वस थी, लेकिन आशी हमेशा की तरह चुलबुली और खुश थी, क्योंकि वह तो अपने साइको के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल थी। थोड़ी ही देर में ऐना मुस्कुराते हुए कमरे में आई और तीनों दुल्हनों को देखते हुए बोली, चलो बच्चों, तुम लोगों को अपने कमरे में जाने का टाइम हो गया। गौरी, यह जिम्मेदारी तुम पर है बेटा। तुम सबसे पहले आशी दीदी को अपने कमरे में छोड़ कर आओ, फिर नताशा और लास्ट में याना को। ऐना की बात सुनकर गौरी उछलते हुए बोली, अरे वाह आंटी, यह काम तो मैं जरूर करूंगी। आपको पता है, यह करने के बाद मुझे बहुत सारा नेक मिलेगा। चलो चलो आशी दीदी, कहते हुए गौरी आशी का हाथ पकड़ती है। तभी नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा, नेक? वह तो तुम भूल ही जाओ, इसका साइको इतना कंजूस है कि कुछ भी नहीं देने वाला। तुम्हें पता है, पिछली बार इसके साइको ने हमारे हाथ पर गन रख दी थी, जिसे देखकर ही हम लोग डर गए थे। नताशा की बात सुनकर आशी का मुंह बन गया, लेकिन गौरी ने इतराते हुए कहा, आपको नहीं मिला नताशा दीदी, लेकिन मैं तो लेकर रहूंगी, आप देखते रहना। इतना कहकर गौरी आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई, फिर नताशा को उसके कमरे में छोड़कर आई और लास्ट में याना को। अब प्रॉब्लम यह थी कि गौरी किसके दरवाजे पर खड़े होकर अपना नेक लेती, क्योंकि सभी दूल्हे और दुल्हनों के कमरे में काफी दूर तक का डिस्टेंस था। अगर वह एक के पास नेक लेने जाती तो दूसरा फेल हो जाता। अब गौरी अपने नाखून चबाते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी और कुछ ही पल में उसे एक जोरदार आइडिया आया। गौरी जल्दी से नीचे जाकर सीढ़ी के रास्ते पर खड़ी हो गई। यह सीढ़ी, जो कि नीचे हॉल से होते हुए ऊपर की तरफ जाती थी, जहां सभी लोगों का कमरा था। गौरी सीढ़ी को घेर कर खड़ी हो गई थी। तभी ऐना ने रॉकी और राका को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। दोनों दूल्हे जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने के लिए सीढ़ी के रास्ते पर आए, तभी गौरी, जिसने अभी तक डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और काफी क्यूट लग रही थी, वह जल्दी से अपने हाथों से उन दोनों का रास्ता रोकते हुए बोली, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ऐसे आप लोगों को जाने के लिए नहीं मिलेगा। पहले जेब ढीली करो, तभी ऊपर जाने दूंगी। इतना कहकर गौरी ने अपने हाथ आगे कर दिए। गौरी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और तभी रॉकी गौरी की बात समझकर बिना किसी ड्रामे के अपने पैंट के पॉकेट से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर गौरी को देते हुए बोला, यह लो, यह अनलिमिटेड कार्ड है,
जितनी इच्छा हो उतनी शॉपिंग कर लेना। रॉकी को कार्ड देते हुए देखकर गौरी जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं रॉकी भैया, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कैश है तो वह दे दो, वरना रहने दो। मैं तो बस आप लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन गौरी की बात सुनकर रॉकी मुस्कुराकर उसके हाथों में जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड देते हुए बोला, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है गौरी, एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट दे रहा है, रख लो। अब तो मैं जा सकता हूँ ना? जाइए कहकर गौरी ने रॉकी को रास्ता दे दिया और अब मुंह बनाते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर राका की तरफ देखती है तो राका भी जल्दी से अपने पैंट के पॉकेट में पैसे चेक करने लगा। वह अपना बटुआ निकालकर उसमें से जैसे ही पैसे निकालने लगा तभी गौरी उसका पूरा बटुआ लेते हुए बोली, रहने दो राका भैया, इतने नोट गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपके सारे नोट चाहिए। मुझे पता है आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो यह पैसे तो मेरे हुए। अब आप जाइए। गौरी की बात सुनकर राका का मुंह बन गया, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की और गौरी के बाल बिगाड़ कर वहां से चला गया, जो देखकर गौरी जल्दी से अपने बाल ठीक करते हुए राका को घूर कर देख रही थी और तभी उसकी नजर तेज कदमों के साथ विला के अंदर एंटर कर रहे क्रिश पर गई। क्रिश को देखते ही गौरी एक पल के लिए तो घबरा गई, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करते हुए उसने क्रिश का भी रास्ता रोक लिया। अचानक अपना रास्ता रुका हुआ देखकर क्रिश ने अपनी कोल्ड नजरों से गौरी की तरफ देखा। यह क्या कर रही हो गौरी, रास्ता छोड़ो मेरा। क्रिश की कर्कश आवाज सुनकर गौरी जल्दी से साइड हो गई। उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब क्रिश बिना कुछ बोले सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगा। गौरी मासूम सा चेहरा बनाकर क्रिश को जाते हुए देख रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि वह क्रिश से बड़ा सा नेक लेगी, लेकिन उसकी तो क्रिश के सामने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। और तभी नीचे हॉल में खड़े समर, ऐना और राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। गौरी का मासूम चेहरा देखकर सबको हंसी आ रही थी। ले बंदरिया, ले लिया तूने नेक। अरे वह ड्रैगन है, उसके सामने किसी और का मुंह नहीं खुलता। तुझे तो पहले ही पता था तेरी भी टाइटाई फिश होने वाली है। क्या समर भैया, आप भी ना बड़े मजे ले रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, क्रिश जीजू ने मुझे नेक नहीं दिया तो क्या हुआ, आपकी शादी होने दो। आपकी जेब मैंने ढीली ना करवाई तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। क्रिश अभी कॉरिडोर के रास्ते तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसके चलते हुए कदम अपने आप ही रुक गए। अब उसने ऊपर कॉरिडोर से नीचे हॉल की तरफ देखा तो गौरी मासूम सा चेहरा बनाकर वहां खड़ी थी। गौरी को इस तरह देखकर कृष ने अपने पैंट के पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और ऊपर से ही गौरी को आवाज देते हुए कहा, गौरी। कृष के अचानक पुकारने पर गौरी ने जल्दी से नजर उठाकर ऊपर देखा तो कृष के बिना कुछ कहे अचानक से अपने वॉलेट उसकी तरफ फेंका, जिसे गौरी ने जल्दी से अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए कैच कर लेती है। अब क्रिश चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन समर गौरी और क्रिश को देखता ही रह गया। क्रिश का वॉलेट चेक करने के बाद गौरी वह वॉलेट दिखाते हुए समर को चिढ़ा रही थी। समर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, अरे गौरी, तू तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गई। सुनना, कायदे से तो मैं भी तेरा भाई हूँ, तू मुझे भी शॉपिंग करवाएगी ना? और यह सुनकर गौरी समर को जीभ से चिढ़ाते हुए बोली, कभी नहीं। इतना कहकर गौरी खुश होकर उछलते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ रॉकी जैसे ही कमरे में अंदर दाखिल होता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके कमरे को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। नताशा दुल्हन के जोड़े में अपने सर पर घूंघट ताने घुटनों को सीने तक मोड़कर बेड पर बैठी हुई थी, जिस पर व्हाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई थी और कुछ रेड
फ्लावर पैटर्न गिरे हुए थे। बेड के चारों तरफ खूबसूरत रंगीन लाइट और फूलों की लड़ियां लटकी हुई थी। कमरे में बहुत सारे गुलाब के फूल फ्लोर पर गिरे हुए थे। कुछ कैंडल जल रहे थे और काफी खूबसूरत लाइटनिंग हुई थी। कमरे को काफी अच्छे से सजाया गया था, बिल्कुल एक न्यूली वेडिंग कपल के रूम की तरह, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। रॉकी ने धीरे से अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए तो रॉकी के कदमों की आहट से नताशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब अपने अंदर काफी घबराहट और बेचैनी हो रही थी। वह अपनी मुट्ठी में अपने लहंगे को दबाने लगी, लेकिन रॉकी की आंखों में शरारत थी। वहीं दूसरी तरफ राका और याना का कमरा। याना व्हाइट कलर क्रिश्चियन गाउन पहने बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान या खुशी नहीं थी, बल्कि आंखें लाल हो चुकी थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था वह बहुत रोई है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि उसने जो शादी की है यह एक समझौते की शादी है, जिसमें शायद ही उसके सपने कभी पूरे होंगे। और तभी राका भी कमरे में आया। कमरे की खूबसूरती देखकर राका की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इसे बिल्कुल रॉकी के कमरे की तरह सजाया गया था। खूबसूरत कैंडल माहौल को काफी खुशनुमा बना रहे थे। तभी राका की नजर बेड पर गई जहां याना नहीं थी। अब उसने अपनी नजर कमरे में घुमाई तो बालकनी साइड किसी के होने का एहसास हुआ। राका को एक सेकंड नहीं लगा यह समझने में कि वह याना है। अब उसने धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। इस बात का एहसास याना को नहीं था, क्योंकि वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आशी एक बार फिर दुल्हन के वेश में अपने और क्रिश के कमरे में बैठी हुई थी। क्रिश जैसे ही कमरे में आया, कमरे की खूबसूरती देखकर उसकी आंखों में भी एक सुकून उतर आया। उसकी नजर धीरे से बेड पर की तरफ गई, जहां एक बार फिर उसकी फायरफ्लाई दुल्हन बने उसका इंतजार कर रही थी। आशी को इस तरह देखकर क्रिश धीरे से उसके पास आया और अपनी आंखों में एक अलग ही चमक लिए उसने जैसे ही आशी के चेहरे को देखने के लिए उसका घूंघट उठाना चाहा, तभी आशी तुरंत ही क्रिस से थोड़ा सा दूर होते हुए उसे रोकते हुए बोली, रुक जाओ साइको, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते जब तक तुम मुझे मेरा गिफ्ट न दो। तो चलो जल्दी से मेरा गिफ्ट दो। और गिफ्ट का जिक्र सुनकर ही क्रिश का चेहरा एक बार फिर ठंडा हो गया। शट अप फायरफ्लाई। तो दोस्तों, क्या क्रिश एक बार फिर बनाएगा आशी की चटनी, या आज मिल जाएगा आशी को उसका वेडिंग गिफ्ट? अगला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, तो प्लीज उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।